स्टूडेंट मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसके हम ऑलरेडी जो है पहले भी हम कुछ लेसन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी हमने अभी लास्ट टाइम यूनिट नंबर 1 हमने जो की थी। तो यूनिट नंबर 1 हमने आई होप आपको पसंद आई होगी कि राजनीति क्या है, इसको हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। अब यूनिट नंबर 2 है आपकी जिसमें राजनीति सिद्धांत, उसके अध्ययन और उसके उपागम के बारे में बात किया गया है। उपागम आप समझते ही होंगे जो मैंने आपको बताया था कि पहले उपागम यानी कि परिप्रेक्ष्य, ठीक है। उपागम यानी कि दृष्टिकोण और उपागम यानी कि नजरिया। तो अगर हम बात करें कि राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य बताइए, दृष्टिकोण बताइए, उपागम बताइए, नजरिया बताइए, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ही शब्द के अनेकों यहाँ पर अर्थ दिए जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 हम इसके अंदर अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है पूरे जो लेसन के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यानी कि आपको पॉइंट जो है वो माइंड में रिमाइंडर कराऊंगा कि हाँ भाई माइंड में आपके बिल्कुल कीप हो जाएगा, रह जाएगा, ठहर जाएगा, स्टे कर जाएगा कि आपको आप इसमें एग्जाम में आपको लिखना क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के उपागम जो हम ऊपर अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। उपागम का मतलब यानी कि परिप्रेक्ष्य या फिर दृष्टिकोण या फिर नजरिया, ठीक है। तो राजनीति सिद्धांत के उपागम के उपागम या फिर नजरिया या फिर उसके परिप्रेक्ष्य या फिर दृष्टिकोण के बारे में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इसके इंट्रो के अंदर कि जो हमारे बीच जब भी राजनीति शब्द का प्रयोग होता है, जब भी राजनीति के बारे में बात की जाती है तो उसमें बहुत नकारात्मकता झलकती है। राजनीति शब्द अपने आप में ही नेगेटिव है, यानी कि जो लोग हैं वो इसको हमेशा से नेगेटिव ही लेते हैं। और उदाहरणों के रूप में हम देखते हैं कि लोग से सुनते भी हैं कि राजनीति बेहद गंदी चीज है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीति जो है वो अगर हम बात करें कि भाई राजनेताओं से, कोई भी राजनेता है तो राजनेता से हम जब राजनीति के बारे में बात करेंगे, उनसे अगर हम पूछते हैं राजनीति क्या है तो वो बोलते हैं बहुत ही साधारण शब्दों में कि भाई जनता की सेवा राजनीति है, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें कि अक्सर जो लोग हैं, अगर आम जनता से हम पूछे राजनीति क्या है तो वो एक गंदी कीचड़ यानी कि गंदी चीज से जोड़ते हैं इसको। वो क्या कहते हैं कि अखाड़ा है, एक दंगल है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये गंदी कीचड़ है, इसमें जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को सुनते होंगे। ऑफिस में बहुत राजनीति होती है, मुझे राजनीति पसंद नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। लेकिन जब भी इस प्रकार की बातें में राजनीति शब्द का प्रयोग होता है तो हम उसका प्रयोग सही अर्थों में नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें राजनीति का सही अर्थ मालूम नहीं है। तो देखिए राजनीति का मतलब ये नहीं कि जो आप लोग आपने कहा कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनीति तो मनुष्य के खून में है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अरस्तु के जो राजनीति के जो जनक है ना अरस्तु, तो अरस्तु जो है वो बताते हैं कि राजनीति जो है वो मनुष्य के खून में है, यानी कि वो मरते दम तक राजनीति करेगा। वो अगर ये कहता है कि मैं राजनीति नहीं करता बल्कि इसमें भी वो राजनीति ही कर रहा है। जैसे एक बॉस के आगे पीछे आप घूमते हैं तो बॉस ने कहा भाई कल आपको टाइम पर आना, आपने कहा जी ठीक है, आपने छुट्टी की सर आगे से नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर जो है जी हुजूरी कर रहे हो। तो वो भी क्या है, एक राजनीति है, ठीक है। हर जगह पर राजनीति जुड़ी हुई है और इस शब्द का प्रयोग हमारे समाज में अब काफी आम हो गया है। बिना किसी इसका अर्थ जानते हुए ऐसा निरंतर होते रहने से नुकसान यह होगा कि राजनीति के बारे में ना तो हमारी सही समझ कभी बन पाएगी और ना ही हम किसी और को ये समझा पाएंगे कि राजनीति होती क्या है। तो देखो राजनीति का मतलब ये नहीं है जो आप समझते हैं कि भाई राजनेताओं ने तो बोल दिया जनता की सेवा और आम जनता ने क्या बोल दिया गंदी कीचड़ है और इसको मतलब हम पसंद नहीं करते, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि राजनीति का सीधा तात्पर्य इससे कहीं पे भी नहीं जोड़ा जाता है, बिल्कुल अलग होता है। तो राजनीति जैसे शब्द को सही से जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस अध्याय का उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक अध्ययन पर भी बल देना है। इस अध्याय के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि राजनीति सैद्धांतिक अर्थ में है क्या और राजनीति आप एक्चुअल में उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक राजनीति का सिद्धांतीकरण नहीं होगा, जब तक राजनीति का सही अर्थ सामने नहीं आएगा, ये काम भी राजनीति सिद्धांत के विषय क्षेत्र का है। जैसा कि डेविड हेल्ड क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि राजनीति सिद्धांत का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि बिना किसी
व्यवस्थागत अध्ययन के राजनीति कुछ स्वार्थी और लोभी राजनीति नेताओं का हाथ का खिलौना बनकर मात्र रह जाएगी कि राजनेता राजनीति से बस फायदा उठा लेते हैं, बाकी सभी जनता राजनीति को एक गलत नजरिए से देख लेती है, जो इसे शक्ति प्राप्त करने के यंत्र के अलावा और कुछ नहीं समझते, और इस बात से ही राजनीति सिद्धांत के स्पष्ट अध्ययन को बल मिलता है। इसलिए यह अध्याय राजनीति सिद्धांत की समझ और उसके अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए प्रतिबंध है। अब इस पूरे अध्याय के अंदर आपको पता चलेगा कि राजनीति क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है, और उसके विभिन्न उपागम यानी कि विभिन्न परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण या नजरिया क्या होता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो अब इसके अंदर आगे बताइए राजनीति सिद्धांत की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए राजनीति सिद्धांत जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ें, या हमारे जीवन में इसका क्या लेन देन है, क्या मोल है, कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कोई वैल्यू होनी चाहिए। जब तक वैल्यूबल नहीं होगी कोई चीज तो हम उसको क्यों अपनाएंगे। तो देखिए राजनीति क्या है, राजनीति और राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्राचीन पॉलिस से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। अब इसका संबंध लोगों के उस समूह या संगठन से है जो अपने पूरे समुदाय के भले के लिए निर्णय के लिए काम करता है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है, शासन करने की कला, है ना। शासन करने की कला को क्या बोलेंगे, राजनीति बोलेंगे। आम जनता राजनीति को गंदी कीचड़ से जोड़ रही है, राजनेता राजनीति को जो है जनता की सेवा बोल देते हैं। अरस्तु ने बोला राजनीति मनुष्य के खून में है, और कहीं कहीं विचारकों ने बोला कि राजनीति निजी स्वार्थ है। अब आप सोचेंगे निजी स्वार्थ कैसे। निजी स्वार्थ के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक उदाहरण, जो इससे कि हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था कि अगर आप चाय पीते हैं और आपके चाय के कप के अंदर जो एक मक्खी आकर गिर जाए तो आप क्या करेंगे, इस पूरी चाय को फेंक देंगे। पर अगर आपके पास एक घी का डब्बा है, बिल्कुल लॉजिक तरीके से समझना है इसको, ठीक है, तर्क संगत तरीके से, इसमें मक्खी गिर जाए तो आप पूरे घी के डब्बे को नहीं फेंकते, आप जो मक्खी को फेंक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता है चाय बहुत सस्ती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, घी बहुत महंगा है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, निजी स्वार्थ, कि यहाँ पर आपको पता है आपका स्वार्थ बहुत ज्यादा है कि भाई इस चीज को, भाई एक मक्खी के चक्कर में पूरा घी थोड़ी ना फेंक सकते हैं। तो और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चाय है, चलो दूसरी बन जाएगी, बहुत सस्ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य कहीं ना कहीं जो है निजी स्वार्थ को भी इसमें से जोड़ता है। और आगे अगर हम बात करें इसके अंदर और भी चीजें बताई गई हैं कि राजनीति सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है, जहां पर संस्थाओं के द्वारा समुदाय के भले के निर्णय लेने का कार्य होता है। कि इसमें क्या बताया था कि जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, समुदाय जो है, जो पूरा ग्रुप है, एक समूह जो है, ठीक है, एक ग्रुप जो है, समूह जो है, उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर फाइनल निर्णय लिए जाते हैं। राजीव भार्गव जो है यहाँ पर विचारक हैं, उन्होंने क्या बोला कि समाज के अंदर समाज के बारे में निर्माण का क्षेत्र ही राजनीति है। और हन्ना एरेंट ने, इनका क्या मानना है कि राजनीति समुदाय के बीच या लोगों के बीच मतभेदों को बातचीत या शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अनेक विचारकों ने बोला कि राजनीति कोई समस्या नहीं है, उन्होंने बोला कि राजनीति कोई समस्या नहीं है बल्कि समस्या का समाधान है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर इन्होंने भी बोला है हना अरेंट ने कि राजनीतिक समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में जो मतभेद हो जाते हैं, जो बातचीत या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई समस्या नहीं है बल्कि समस्या का समाधान है, जिससे किसी भी प्रकार के बल या हिंसा का इस्तेमाल नहीं होता है और समाज के भले के लिए होती है। राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है जो समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है। तो राजनीति का प्रयोग क्यों जरूरी है कि राजनीति जो है समाज के अंदर सुख शांति को बनाए रखे। तो स्टूडेंट्स आपने जो है अभी राजनीति के बारे में पढ़ा, अब हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति सिद्धांत हमारा जो सेकंड यूनिट यही कहता है। तो सिद्धांत शब्द को भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो सिद्धांत शब्द जो है, थ्योरी शब्द जो है, वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं को समझने की क्रिया, यानी कि गहन चिंतन, किसी भी चीज का चिंतन करना थ्योरी कहलाता है, ठीक है। इसलिए सिद्धांत को व्यवस्थित ज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों को समझते हैं और उनका चिंतन करते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं और उसके बारे में विचार बनाते हैं, और इसीलिए सिद्धांत को व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या है, गहन चिंतन करना। तो थ्योरी शब्द का मतलब क्या है कि ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का गहन अध्ययन करना, घटनाओं को समझना, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान को समझना। तो ये क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है कि जो हमारे जॉर्ज कैटलिन जो है, देखो ये विचारकों के नाम आपको थोड़ा बहुत तो याद रखने पड़ेंगे, और इनकी जो है, जो भी इन्होंने बातें बोली हैं वो भी आपको लिखना है। तो जॉर्ज कैटलिन ने क्या बोला है कि राजनीति सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया। उनका मानना है कि राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन का मेल है। जहाँ राजनीति विज्ञान का काम राजनीति जीवन के तथ्यों की जांच करना है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उसका मतलब क्या है कि जो राजनीति जीवन के जो तथ्य हैं, ठीक है, जो फैक्ट हैं, उसके ऊपर जो है एनालाइज करना है। वहीं राजनीति दर्शन का संबंध किससे है कि राजनीति जीवन के मूल्यों से जुड़ा हुआ है।
और यानी हमारे लिए क्या सही है, क्या होना चाहिए, ऐसे नैतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं। आरंभ से ही राजनीतिक सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हो। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत यानी कि इसमें बताया गया क्या कि किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत नियमों की जो खोज में लगे हुए हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि एक राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसके अंदर जो शासक हो और जो शासित हो, जिसके ऊपर शासन हो रहा है, दोनों के सामान्य हित की भावना प्रेरित हो। दोनों के सामान्य हित यानी कि दोनों के लिए बेनिफिट हो इसके अंदर, ठीक है ना। अब बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपागमों को कैसे बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में क्या आता है, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक राजनीतिक उपागम, जिसमें ऐतिहासिक उपागम हो गया, ठीक है, संस्थागत उपागम हो गया, इन पे बल दिया जाता है, आदर्शी उपागम हो गया, और क्या कहते हैं नैतिक मूल्यों पर बल देने वाला। और इस पारंपरिक उपागम में इतिहास और वैधानिकता और मूल्यों की प्रधानता दी जाती है। तो आप क्या लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो उपागम है उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो पारंपरिक है और आपका दूसरा कौन सा हो गया, ऐतिहासिक, सॉरी। पहले भाग में आते हैं पारंपरिक, जिसमें आपका ऐतिहासिक हो गया और आपका संस्थागत हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं आपके आदर्शी उपागम, ठीक है, जिसके अंदर नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। पारंपरिक उपागमों में इतिहास और वैधानिकता और मूल्यों की प्रधानता इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें कि भाई इसमें जो दूसरा हमारा पॉइंट है, सॉरी हमने पहला पॉइंट अभी कंप्लीट किया, दूसरा भाग जो है वो कौन सा आता है इसके अंदर, दूसरा भाग आधुनिक राजनीति उपागम का है, जिसमें अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम आता है। इस प्रकार के उपागम में तथ्यों और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रधानता दी गई है और वर्णनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं इसके अंदर, वर्णनात्मक तरीके से, यानी कि एक्सप्लेन, डीप एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी गई है। तो हम इसको बोल सकते हैं पारंपरिक और आधुनिक, ये दोनों जो उपागम है वो कौन कौन से हैं, पारंपरिक और आधुनिक। उपागम जो है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए बेहद जरूरी है, दोनों, पारंपरिक वाला भी और आधुनिक वाला भी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इसको। तो अब जो आपका मेन, आपको जैसे अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो आपको कैसे मिलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के जो अंतर्गत जो उपागम है उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है आपकी, यानी कि ऐतिहासिक उपागम है, वो क्या है। तो देखते हैं ऐतिहासिक उपागम के अंदर क्या बताया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के उपागम को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इतिहास का राजनीतिक सिद्धांत में क्या स्थान बनता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐतिहासिक जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इतिहास जो वर्ड दिया गया है, हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या समझ बनती है। तो देखो यहाँ पर एंड्रयू विसेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला हमें ग्रीक समय से लेकर वर्तमान समय तक के सिद्धांतकारों के सिद्धांत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। कि जो ग्रीक समय था वहां से लेके और जो वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम पर जो भी हमारे सिद्धांतकार हैं उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन यह आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर भी जानने के लिए जानने की आवश्यकता है। इस उपागम की पैरवी करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा माना जाता है कि राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक कारकों के लिए, तो ऐतिहासिक कारकों जैसे कि समय, स्थान, परिस्थिति का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो सब सिंपल भाषा में बताया गया है कि भैया इस उपागम के अंदर हम बात करते हैं भूतकाल यानी कि अतीत, पास्ट के अंदर, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान को परिभाषित करने वाली कोशिश की जाती है। यहाँ इतिहास अपनी व्यापक समझ में अतीत के विश्वासों और व्यवहारों से संबंधित होता है। तो इसमें किस चीज के ऊपर बात की गई है, यानी कि जो बीता हुआ कल है, अतीत जो है उसके बारे में, और जो एट प्रेजेंट भी जो चल रहा है यानी कि वर्तमान, उसके बारे में। तो यहाँ पर आपका पहला उपागम आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरे उपागम के अंदर क्या बताया गया वो देख लेते हैं। अब दूसरा हमारा जो उपागम है वो कौन सा, आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी कि संस्थागत उपागम। इसमें क्या बोला गया, ये भी परंपरागत उपागम में से एक है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक आपका आधुनिक और सॉरी हाँ, एक परंपरागत और एक आधुनिक। तो परंपरागत उपागम में से बताया गया इस उपागम का विकास मुख्य रूप से राजनीति के अध्ययन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीति का अध्ययन यानी कि परंपरागत यानी कि संस्थागत उपागम का अध्ययन। जैसे जैसे जर्मनी के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में और उत्तरी अमेरिका में राजनीति के अध्ययन का विकास हुआ, एक अनुशासन के रूप में हुआ, वैसे वैसे संस्थागत उपागम का भी विकास होता चला गया। और इसका मुख्य कारण ये था कि प्रारंभ से ही संस्थाओं के अध्ययन का सीधा संबंध राज्य के अध्ययन से था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं तो यानी कि मतलब किसी भी स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, संस्थाओं को राज्य के रूप में ही देखा गया, इसलिए राज्यों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से क्या बोला गया, संस्था को ही राज्य के रूप में देखा गया है, तो इसी को इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी कि संस्थागत उपागम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके नोट्स भी ऐसे बन सकते हैं, जितना जितना मैंने हाईलाइट किया इतना आप अपना लिख लीजिए, जिससे कि आपके माइंड में बना रहेगा। और बाकी आप डीप के लिए अपने जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, सबसे वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल है। कोई 10 ईयर, कोई भी
किंग, पासपोर्ट, चैंपियन, इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ आपको जो है वैल्यूएबल तरीके से आपको क्या करना है, जो स्टडी मटेरियल आपको एसवाल से प्रोवाइड हुआ है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब उसी के अंदर जो है उसी उपागम में आपको बताएंगे कि यह उपागम राजनीतिक सिद्धांत के कार्य की पहचान, राज्य के अर्थ, उसके कार्य और उसकी अभिव्यक्ति करने के तौर तरीकों पर बात करता है, जिसमें राज्य का दार्शनिक विचार, संवैधानिक और वैधानिक कार्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब ये जो उपागम है आपका, इसके अंदर जो हीगेल है, इन्होंने क्या बोला, हीगेल और फिशे ने बोला है, इन्होंने बोला है कि जिनका मानना है कि अगर राजनीति को जानना है तो राज्य को जानो, और राज्य को जानने के लिए उसके भीतरी आदर्श को भी जानना होगा। तो किसी भी राजनीति, आगे इसमें क्या बोला गया कि राजनीति को अगर जानना है ना तो किसको जानना पड़ेगा, आपको राज्य को जानना पड़ेगा, और राज्य को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके भीतरी आदर्श को जानना होगा, उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं उनको जानना होगा, जिसमें हम बात करें व्यक्ति को जानना होगा, ठीक है, पूरी संस्था को जानना होगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं तो हमारा आता है नॉर्मेटिव अप्रोच। ये कौन सा, हमारा आदर्शी उपागम यानी कि आदर्शवाद। इसमें बोला गया है, जॉर्ज कैटलिन है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन दोनों से मिलकर बना हुआ है। कि राजनीति सिद्धांत जो है वो राजनीति विज्ञान की बात करें या राजनीति दर्शन की बात करें तो दोनों से मिलकर ही राजनीति सिद्धांत बना है। क्योंकि राजनीति सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का गहराई से अध्ययन करना, है ना, तो यहाँ पर उसी से जोड़ा गया था। अब ये आदर्शी उपागम जो है वो राजनीति दर्शन का ही भाग है, इसलिए दार्शनिक प्रकृति का है, और यह उपागम निर्दिष्टात्मक प्रवृत्ति का है, जिसका संबंध मूल्यों नैतिक मानकों से है। यह बताता है कि मानव को सबकी भलाई के लिए और मानवीय जीवन की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। तो यानी कि जो आदर्शी उपागम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मानवीय जीवन के लिए और सबके जीवन के लिए भलाई के लिए क्या करना चाहिए, हमें निर्देशित करता है कि कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार समाज के कुछ सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। इसी के अंदर जो है विसेट ने अपनी कृति के अंदर बताया गया है, जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है इन्होंने लिखी है, इसमें इन्होंने बोला है शास्त्रीय आदर्श यानी कि क्लासिकल नोमिनेटिव राजनीति सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि यह एक समय विभिन्न उपक्रम है जिसमें प्लेटो से लेकर वर्तमान समय तक के सिद्धांतकार शामिल है। इन्होंने क्या बोला, एक विभिन्न उपक्रम है यानी कि बहुत लंबा समय से चला हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। उनका ये भी मानना है कि इसका सार्वभौमिक सरोकार है, क्योंकि मानव समाज में सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य हैं। ये बताती है कि मानव समाज को अच्छे भविष्य के लिए कैसे रहना चाहिए। यही कारण है कि इसकी प्रवृत्ति निर्देशात्मक है। और विसेंट बताते हैं कि जो लियो स्ट्रॉस है उन्होंने बोला इसमें सांस्कृतिक संकट की विषय वस्तु पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि उन्हें आधुनिकता की 3 लहरें नजर आती हैं, शास्त्रीय राजनीति दर्शन और आधुनिक राजनीतिक दर्शन और विभाजन का कारण बनी है। पहली जो लहर है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो 3 लहर उन्होंने बताई है, पहली लहर के अंदर उन्होंने क्या बोला, पहली लहर में बताया गया कि जो मेकावली है, जो आधुनिक राजनीति दर्शन के जनक माने जाते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की नैतिकता और धर्म को राजनीति के अधीन किया। उन्होंने क्या बोला कि राजनीति में यानी कि सभी प्रकार के जो धर्म है ना वो राजनीति के अंदर जुड़े हुए हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि रूसो जो है, जिन्होंने राजनीति के लिए नैतिक मानक इतिहास के लिए, तीसरी लहर नैतिक मानक इतिहास के लिए बोला गया है, और तीसरी जो लहर है उसमें जो नीत्शे हैं और हाइडेगर हैं, इन्होंने क्या बोला, ये जर्मन दार्शनिक हैं, ये इसमें नास्तिकवाद को जोड़ा जाता है और वो बोलते हैं कि इसमें जो है कि जीवन का कोई भी सार्थक महत्व नहीं है। वो बोलते हैं कि जो तीसरा इन्होंने जो तीसरी लहर बताई है उसमें बताया कि जीवन का कोई भी सार्थक महत्व इसके अंतर्गत नहीं है। उसके बाद में आता है आपका एम्पिरिकल अप्रोच यानी कि आपका अनुभाविक उपागम। अब अनुभाविक उपागम के अंदर क्या बोला गया कि अनुभाविक वैज्ञानिक राजनीति सिद्धांत का एक अमेरिकी देन है। ये शिकागो स्कूल चिंतन से निकल कर आई है। शिकागो एक वही जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सबसे पहली स्पीच दी थी, जहां चार्ल्स मरियम, हेरोल्ड लासवेल, डेविड एक्टर और डेविड ईस्टन ने इसका विकास किया है। डेविड ईस्टन अपनी कृति जो है उन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थॉट के अंदर उन्होंने बताया है कि परंपरागत उपागमों को ये कहकर नाकार दिया है कि वे सब अतीत के बारे में बेकार की सूचना मात्र है। उन्होंने क्या बोला, जो परंपरागत उपागम है ना, तो अनुभाविक उपागम के अंदर परंपरागत उपागम को डेविड ईस्टन ने क्या बोला कि वो सब के सब क्या करते हैं, अतीत के बारे में बताते हैं, वो बेकार की सूचना देते हैं। तो उन्होंने इसको नाकारने की बात की है। और इन्होंने राजनीति के अध्ययन को और भी अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे राजनीतिक आदर्श को उसके मूल्य संस्थाओं से हटाकर व्यक्ति और समूह के व्यवहार के संदर्भ में जोड़ा। उन्होंने क्या बोला कि ना तो आदर्श, ना ही मूल्य, ना ही संस्था, उन्होंने बोला व्यक्ति और उसके समूह के व्यवहार के संबंध को जोड़ो, वो राजनीति है।
वो आगे बताते हैं ये आदर्शी उपागम से अलग है क्योंकि यह इस बात पर भी जोर नहीं देता कि समाज की भलाई के लिए क्या होना चाहिए, बल्कि ये उपागम मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था परिस्थिति में ये बताता है कि राजनीति वास्तविकता क्या है, राजनीति एक्चुअल में है क्या, इसका जोर क्या है। और इसलिए डेविड ह्यूम ने इसे विश्व का आईना भी बताया था। उन्होंने क्या बोला, ये विश्व का आईना है। इस उपागम के कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार है। पहला, इसका काम राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और इस आधार पर कुछ भविष्यवाणी करना। दूसरा क्या है, ये मानता है कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध समाज में व्यक्तियों, समूह और संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने से होना चाहिए और उनका मूल्यांकन करने से होना चाहिए। ये राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि इसमें सामाजिक विज्ञान द्वारा विकसित कई धारणाओं को राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भी अपनाया है। तो आपको इस वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपको सिर्फ यूनिट नंबर 2 में से अगर आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसके उपागम के बारे में पूछा जाए तो जितना मैंने आपको हाईलाइट किया है इतना आप अपने नोट्स बनाकर अपने तैयार कर लीजिए और बाकी थोड़ा बहुत आप इसके अंदर से और भी अपना जो हार्ड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आप लाकर अपनी स्टडी कीजिए और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।